दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको क्वालिटी स्टॉक्स को खुद सेलेक्ट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं। जो प्रोसेस आज हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं वही लोग पेड कोर्स बनाकर सेल करते हैं। तो अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग है, इसलिए जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं सिर्फ वही लोग देखें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, मतलब आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मार्केट गिरेगा और आपका पोर्टफोलियो रेड में नजर आएगा, आप पैनिक होकर उसे सेल कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ ही टाई अप करें और जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो कंप्लीट करने के लिए आप एफडी या बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करें, ना कि स्टॉक मार्केट में। बॉन्ड्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जानने की कोशिश करें कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या फिर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़े रिस्की स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि अक्सर होता यह है कि आप किसी भी रैंडम वीडियो को देखते हैं, आपको वो स्टॉक पसंद आता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वो स्टॉक अच्छा हो भी सकता है, लेकिन वो स्टॉक आपके लिए अच्छा है या नहीं ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। मान लो आपको 3 साल बाद पैसा चाहिए और आपने एक स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे में आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझें। अब जब आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझते हैं तो अब जरूरत है आपको अपने स्टॉक्स को फिल्टर करने की। स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए आपको बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज पता होने चाहिए, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फ्री कैश फ्लो, अर्निंग पर शेयर, वॉल्यूम, ओपीएम, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज्ड परसेंटेज। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियोज हैं। इन रेशियोज को अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो इसी में 15-20 मिनट चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्टॉक बुक समरी में बताए गए हैं, जिसको आप कोको एफएम पर सुन सकते हैं। इसके अलावा भी कोको एफएम पर शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा ऑडियो कंटेंट हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में दिया गया है। मैंने भी खुद बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स कोको एफएम से सीखे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोको एफएम जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर आप नीरज 50 कोड यूज करेंगे तो आपको कोको एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों जब आप इन फाइनेंशियल रेशियोज को सीख जाएंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके बाद स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हम आपसे 2 मेथड शेयर करने वाले हैं। यही 2 मेथड्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए, और ये मेथड है बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम सिर्फ वही स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसमें वो स्टॉक्स भी हो सकते हैं जिन सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसलिए हम उस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लार्सन एंड टर्बो एक ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है और ट्रेडिशनली इस सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और बॉटम अप अप्रोच के बेसिस पर इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जबकि टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच में हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को जज करके उन सेक्टर्स को चुनते हैं जिनमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, और इन स्टॉक्स में हम तब तक बने रहते हैं जब तक इन सेक्टर्स में मोमेंटम होता है, और जैसे ही मोमेंटम खत्म हमारा उस स्टॉक से रिश्ता खत्म, यानी हम उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड के बाद स्टील सेक्टर में एक मोमेंटम आया था और तब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इनमें पोजीशन बना रहे थे, और जैसे ही मोमेंटम खत्म हो गया वो एग्जिट कर गए।
तो ब्रॉडली स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए ये दोनों स्ट्रेटजीज ही यूज की जाती है। अगर आप बॉटम अप अप्रोच लगाते हैं तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव फिल्टर्स जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट, फ्री कैश फ्लो, ये सब देखने होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और अगर आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हो तो आपको उनमें मोमेंटम देखना होता है। आजकल कुछ सेक्टर्स जिनमें मोमेंटम चल रहा है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, ईवी, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल सेक्टर, रिटेल चेन जैसे सेक्टर्स आते हैं, तो आप इन सेक्टर्स को अपनी रिसर्च के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको ब्रॉडली समझ आ गया है कि स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो आप थोड़ा डीपली जाते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना समझते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो रेशियोज मैंने आपको शुरू में बताए थे, आपको उन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज तो सेम रहते हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री के हिसाब से इनके लेवल चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो जो डेट है वो 1 से कम हो तो वो अच्छा रहता है, यानी अगर कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम कर्ज है तो वो अच्छा है। लेकिन इस बेसिस पर अगर आप बैंक स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आपको एक भी बैंक स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो जनरली हाई ही रहता है। ऐसे ही अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर कई बार कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही होती है और इस वजह से उसका कैश फ्लो नेगेटिव जाता है तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तो हमें फाइनेंशियल रेशियोज को इंडस्ट्री और सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। बट इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ज्यादा होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अगर 10 से ज्यादा हो तो वो अच्छा है। अगर स्टॉक की प्राइस 100 रुपए से कम है तो फिर वॉल्यूम 1 लाख से तो ज्यादा होना ही चाहिए, और अगर स्टॉक की प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है तो वहां पर भी 50,000 से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि उसमें प्रॉपर लिक्विडिटी रहे। ऐसे ही प्रमोटर होल्डिंग वैसे तो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में जहां पे कंपनी बहुत अच्छी है वहां पे 35 से 40% भी अगर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है तो वो भी अच्छा माना जाता है। तो मैंने अभी आपको इन जनरल बता दिया है कि ये रेशियोज कितने होने चाहिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हर सेक्टर और बिजनेस के बेसिस पर इनके लेवल अलग होते हैं, तो सिर्फ इसी को बेस मत मान के चलिएगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हुए जब आप इन फिल्टर्स का यूज करेंगे तो इससे आपको एक स्टॉक का बास्केट मिल जाएगा, जिनमें आप और डीपली रिसर्च कर सकते हैं। स्टॉक में डीप रिसर्च करने के लिए आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो, साल भर में बिजनेस ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना प्रॉफिट बनाया है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, डेप्रिसिएशन कितना शो किया है, टैक्स कितना पे किया है और अदर इनकम कितनी शो की है। ये सब कुछ आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हो। इसके बाद बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब कुछ आपको देखना है। अब दोस्तों सिर्फ नंबर्स को एनालाइज करके अच्छा इन्वेस्टर नहीं बना जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नंबर्स को हम सिर्फ कंप्यूटर में फीड कर देते और वो बता देता कि सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है और उसी में सब इन्वेस्ट कर देते। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें नंबर्स के साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना पड़ता है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक सुपर कार है, जिसको चलाने के लिए आपके पास जो ड्राइवर है वो बहुत बेकार है। तो ऐसे में या तो उससे गाड़ी चलेगी ही नहीं, और अगर चलेगी तो फिर वो क्रैश करवा देगा। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए अच्छी कार के साथ साथ अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए। उसी तरह इन्वेस्टिंग में सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो चाहे फिर बिजनेस कितना भी अच्छा हो, आप एज अ इन्वेस्टर उससे कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम मेनली 3 स्टेप्स में करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है मैनेजमेंट एनालिसिस। इसको आप उस कार वाले एग्जाम्पल से समझ चुके हैं।
कार हमारी कंपनी है तो ड्राइवर कंपनी की मैनेजमेंट है। अब इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में जो प्रमोटर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, चाहे वो सत्यम कंप्यूटर्स के रामालिंगा राजू हो या यस बैंक के राणा कपूर। इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया है। इसमें से कुछ प्रमोटर्स को तो जेल तक हुई है और कुछ के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी रिसर्च ना करके ऐसी ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पैसे कमाने से ज्यादा पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब अगर आप मैनेजमेंट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा, जो कि आप एनएसई या बीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चेक करनी है। प्रमोटर्स अक्सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे या तो खुद या फिर अपनी ही किसी अनलिस्टेड सब्सिडरी में ट्रांसफर करवाते हैं, जहां से वो खुद उस पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कंपनी में ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ग्रुप इन टोटल ईयरली प्रॉफिट का 11% ही मैक्सिमम रेम्यूनरेशन के तौर पर ले सकती है। पास्ट में कुछ कंपनीज ने इस रूल को तोड़ा है, तो अगर आपकी कंपनी भी ऐसा कर रही है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि मैनेजमेंट का अपने बिजनेस में फोकस कितना है, कहीं उसका फोकस चेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं वो अपना स्टेक लगातार कम तो नहीं कर रहे हैं। इन्हीं कुछ तरीकों से आप मैनेजमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ कंपनी। इसमें हम कंपनी के बिजनेस और उसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। कंपनी के बारे में जानने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट में पढ़ सकते हैं, वहां थोड़ी सी बाइस्ड इंफॉर्मेशन होगी, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन गूगल से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गूगल में जाकर कंपनी के नाम के साथ फ्रॉड लिखकर भी जरूर सर्च करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी ने पास्ट में कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। इसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ें। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रमोटर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेशियो 50-50 होना चाहिए। कुछ कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, इसका मतलब उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है। इसलिए ऐसी कंपनी चुनिए जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास सच में पावर हो, ताकि वो रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में सही डिसीजन ले सके। इसके अलावा अगर कंपनी की बैलेंस शीट में कोई डेट है तो कोई ना कोई रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल, केयर या इकरा उसकी क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है, तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी जरूर पढ़ें। ये बहुत ही अंडररेटेड तरीका है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है रिसर्च करने का, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो जनरल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती है। फाइनली थर्ड स्टेप में आपको कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एनालाइज करना चाहिए। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो ये उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस के अराउंड एक इनविजिबल वॉल बनाता है ताकि वो सरवाइव कर पाए। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता है तो हमने देखा है कि या तो उसके मार्जिन क्रैश करते हैं या सेल्स प्रॉफिट गिरते हैं, जिससे कंपनी बहुत सारा मार्केट शेयर लूज कर देती है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेनली इकोनॉमिक मोड्स भी कहा जाता है, और ये 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ब्रांड मोड, पेटेंट एंड कॉपीराइट मोड, रेगुलेटरी लाइसेंस मोड, नेटवर्क इफेक्ट मोड, स्विचिंग कॉस्ट मोड